हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि एयरफोर्स ने ये किया, एयरफोर्स ने वो किया, पर काफ़ी बार ज़हन में सवाल उठता है कि एयरफोर्स करती कैसे है? अगर वो ना होते और इंदिरा गांधी दो जिनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, अगर वो ना होती तो बांग्लादेश को शायद स्वतंत्रता मिलती ही नहीं होती। लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन उनकी वैल्यू कुछ अलग हटके होती है। जी, प्रेजेंट में मैंने अपनी लाइफ में 3 स्ट्राइक्स देखी हैं। जी। एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और तीसरा जो अभी पहलगाम में अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। मैं हूं आर्यन वाजपेयी और आज हमारे साथ है फ्लाइंग ऑफिसर अजमेर बहादुर सिंह जी। तो हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं कि एयरफोर्स ने ये किया, एयरफोर्स ने वो किया, पर काफ़ी बार जहन में सवाल उठता है कि एयरफोर्स करती कैसे है, कैसे वर्क करती है, कैसी चीज़ें चलती हैं एयरफोर्स में और क्या डिफरेंसेस हैं इंडिपेंडेंस से पहले की एयरफोर्स में और अब की एयरफोर्स में, क्या एवोल्यूशन आया है। तो सबका सवाल जवाब, जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं अजमेर बहादुर सिंह जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा, जैसे आप रिटायर्ड फौजी हैं, जी। रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, तो रिटायरमेंट के बाद क्या गवर्नमेंट कुछ देती है ऐसा जिससे एक जॉब देती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से, या आपको कुछ खुद से ही करना रहता है? नहीं, आर्यन जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने पूरी सर्विस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। ओके। मैंने 40 वर्षों तक सेवाएं दी। 57 ईयर्स की एज में मैं रिटायर हुआ हूँ। ओके। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वेन्यूज होते हैं जहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। काम जी। करने के लिए इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। हम्म। उम्र एक चीज़ है, लेकिन जज्बा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। लेकिन मैंने समाज सेवा करना ज़्यादा उचित समझा, तो इस लिहाज से हमारी एक उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड जितने भी पूर्व सैनिक हैं, ओके। वो इसके सदस्य हैं। और हम पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, विशेषकर शहीद परिवारों के लिए, उनके मान सम्मान, उनके कल्याण के लिए जो भी हमसे हो सकता है, हम करने का प्रयास करते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा इसके बाद जो पहला सवाल रहेगा, अगर भारतीय वायुसेना की बात करें जी। तो 1947 के बाद पाकिस्तान से 3 युद्ध हुए हैं जी। और चौथा होने वाला था अभी, पर नहीं हो पाया। तो 3 युद्ध जो मेन है, 65, 71 और 99 की लड़ाई। जी। तो 99 की जो लड़ाई है, कारगिल वॉर, तो उसके बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं पहले। जी। पर बात करते हैं 71 की लड़ाई की। जी। 71 की लड़ाई में क्या एयरफोर्स का रोल रहा था? जो बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई गई, उसमें एयरफोर्स का क्या रोल रहा था? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि किसी भी युद्ध में आर्मी का जो रोल होता है, जैसे अभी तो स्ट्रेटजीज़ बदल रही हैं, जी। समय के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं हम्म। और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, जी। रणनीतियाँ बदल रही हैं। जी। लेकिन जब हम 71 की बात करते हैं, तो उस समय मेनली जो पैदल सेना है, उसका जो ग्राउंड कवर करना और ग्राउंड पर दुश्मन की फ़ौज से लड़ाई करना, ये काम होता है। और जी। एयर फ़ोर्स जो है, वो एयर कवर प्रोवाइड करती है। अगर वहां से दुश्मन की तरफ से कोई एयर इंट्रूशन होता है, हवाई हमला होता है, तो जी। उसको नष्ट करने का काम, और अपनी तरफ से हवाई हमले लॉन्च करके उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम, जिससे दुश्मन की सेना कमजोर हो सके। जी। उनकी रसद की जो सप्लाई लाइंस हैं, उनको कट ऑफ करने का काम। जी। और उनके जो बड़े बड़े बेसेस हैं, वहां जहां पर उनके एम्यूनिशंस वगैरह हों, उनकी जो इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार पर उन जी। चीजों को नष्ट करने का काम वायुसेना भारतीय का वायुसेना होता है। करती जी। है। दो जिनको आयरन लेडी भी बोला जाता है, अगर वो ना होती तो बांग्लादेश को शायद स्वतंत्रता मिलती ही नहीं उस जी। टाइम पे। और अमेरिका तो हम लोगों के अगेंस्ट था ही। जी। अमेरिका अगेंस्ट था, पाकिस्तान ने वॉर छेड़ रखी थी। हम्म। तो उन सब चैलेंजेस से ओवरकम करके बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एयरफोर्स ने किस हद तक क्या क्या चीज़ें की थी, क्या चीज़ें, कहाँ पे एयरफोर्स को नुकसान हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसा आपने बताया, मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब का नाम लिया और इंदिरा जी का नाम लिया, तो देश की लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसका बहुत अहम रोल होता है। किसी भी युद्ध में हम कैसा प्रदर्शन कर पाएंगे, उस पर लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। लीडरशिप अगर इंस्पायरिंग होती है और मोटिवेशनल होती है, तो मनोबल बढ़ा रहता है, और उस मनोबल के द्वारा ही युद्ध जीते जा सकते हैं। जी। टेक्नोलॉजी का, हथियारों का महत्व है,
वो अपनी जगह है, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन उनकी वैल्यू कुछ अलग हटके होती है। जी। क्योंकि अगर हम अभी हाल की बात बताएं तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग 21 से F-16 को गिरा दिया था। वो जी। एक बहुत ही ताजा उदाहरण है। हुँ, तो इससे ये सिद्ध होता है जी। कि जो व्यक्ति उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जी। उसका हौसला क्या है, उसकी स्किल क्या है, जी। उसकी ट्रेनिंग क्या हुई है, जी। वो बहुत महत्व रखती है। ओके। 71 की लड़ाई में हमारे पास नेट एयरक्राफ्ट थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। जी। बहुत छोटा एयरक्राफ्ट था और उसकी मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी थी। हमने जी। तो ट्रेनिंग पीरियड में उसको देखा है। हुँ, जब हुँ। हमने वायुसेना ज्वाइन की तो तब तक वो आपने सेवा से 1980 में हमने 80 में ज्वाइन अच्छा, किया, तो तब तक वो सर्विस से बाहर जा चुका था ओके। नेट, लेकिन हमने ट्रेनिंग सेंटर में उस नेट को देखा है और वो रात में भी चला करता था? नहीं, नाइट फाइटिंग की उसकी कैपेबिलिटी नहीं नहीं थी। थी। हाँ, लेकिन जो उसकी मैन्यूवरिंग थी वो इतनी जबरदस्त थी कि वो बहुत ही बेहतरीन हमले कर करके और दुश्मन के एरिया से बच के आ सकता था, क्योंकि टारगेट छोटा था। वो छोटा एयरक्राफ्ट था, जी, तो जी। उसको मार पाना, निशाना लगा पाना उस पर दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल था। जी। तो उसने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया था उसमें। उस समय हमारे जो मिग 21 थे वो नए-नए एयरक्राफ्ट आए हुए थे, उतने बेहतरीन ऑपरेशनल उतने नहीं थे, तो जी। इसलिए उनकी भूमिका उतनी ज़्यादा नहीं रही। नहीं रही। लेकिन वहाँ से जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो फिर मिग 21, मिग 23, मिग 27 ये एयरक्राफ्ट्स आते गए, फिर सू-30 का ज़माना आया, उस बीच में जगुआर एयरक्राफ्ट आए जी। और इस तरह से टेक्नोलॉजिकली चीज़ें एडवांस हुई और जो एयर फोर्स की स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो मैन पावर थी, उसकी ट्रेनिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव की गई और धीरे-धीरे करते हुए आज जो हमारे पास हमारा जो फाइटर पायलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो हॉक पे दी जाती है, तो बहुत ही अच्छा एक एयरक्राफ्ट है। जी। तो वहाँ से लॉन्च होकर के आज सुखोई, मिराज और फिर उसके बाद देखिए कि अब आपके पास राफेल भी आकर के ज्वाइन कर चुका है जी। और इसी दौरान इसी डेवलपमेंट के दौरान जो है हमारे पास एलसीए जो हमारे एचएएल के द्वारा निर्मित है जी। और एलसीए के भी स्क्वाड्रन बन चुके हैं और वो भी ऑपरेशनल हैं और जो एमका जो हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन जो एयरक्राफ्ट बनने के लिए जी। दिशा में क्या नाम है सर? एमका एमका। जी। तो वो एक हमारा जो 4.5 जनरेशन अभी उसको बोलते हैं, जी। लेकिन हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं कि हुँ। एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हम डेवलप कर सकें। सर अगर हम बात करते हैं 1947 में जो भारत की स्थिति थी जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे एयर फ़ोर्स, नेवी और मिलिट्री की जो स्थिति थी, अभी तो काफ़ी सुधर गई है, बहुत ज़्यादा सुधर गई है। पर बात अगर करें उस समय से अभी को कंपेयर किया जाए, तो क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं इंडियन एयर फ़ोर्स में? देखिए एयर फोर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नए-नए एयरक्राफ्ट्स आ गए हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। पहले के टाइम में जो होते थे एनालॉग मीटर्स हुआ करते थे और उस तरह से चीज़ें ऑपरेट होती थी। जी। लेकिन आज कल चीज़ें डिजिटल हैं और बहुत बेहतर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। जी। हमारे जो रडार सिस्टम्स हैं वो बहुत ही उन्नत किस्म के हैं। तो जिसमें जैमिंग फैसिलिटीज़ जो दुश्मन के रडार को जाम किया जा सके और अपने जो है मतलब हम अब जाकर के बहुत बेहतर ढंग से ऑपरेट कर सकें। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और जब टेक्नोलॉजी आती है तो साथ में उनके कंपैटिबल जो मैन पावर है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो जी। ट्रेनिंग भी हुई है। उसके आधार पर हमारी जो एयरफोर्स है वो काफ़ी एडवांस हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय के साथ-साथ जो परिवर्तन हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। लीडरशिप अगर पॉलिटिकली हम उसको कनेक्ट करें थोड़ा, तो लीडरशिप कौन-सी बेटर थी या कौन-सी बेटर हो सकती है? देखिए मैं ये इस तरह से तो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि एक सैनिक का काम जो है वो सैनिक सदैव सरकार का होता है। जी, जी। तो जिस समय जो भी सरकार होती है, सैनिक को उसी की सरकार के मुताबिक काम करना होता है। जी। इसलिए उस समय के परिप्रेक्ष्य में इंदिरा जी की लीडरशिप बेहतर थी जी। और जिसकी वजह से हमने 71 के युद्ध में विजय पाई। जी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में सिनेरियो बदला हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जी। धीरे-धीरे अलग-अलग देश जो है अपनी-अपनी रणनीति बदल रहे हैं जी। क्योंकि देश हमारा जो भारत है वो भी काफ़ी इकोनॉमिकली एडवांस हो रहा है,
टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो रहा है। जी। तो इस वजह से जो बदलाव हैं उनके नज़रिए से अगर देखेंगे तो आज की जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत ही मोटिवेटिव है, इंस्पायरिंग है और वो काफ़ी मोटिवेट करती है। सर जैसे कि आपने कहा कि लीडरशिप अपनी जगह दोनों सही थी जी, और दोनों सही हैं कह जी। सकते हैं। तो पर अगर हम बात करें कि मैंने सुना है ऐसा कि उस टाइम पे अगर आप गोली भी चलाते थे तो उसका भी हिसाब माँगा जाता था। तो क्या ये बात सच है या केवल एक र्यूमर फैला हुआ है? कि अगर आपने कुछ भी गोली चलाई या आप तो एयर फ़ोर्स में थे, जी, तो मुझे ऐसा नहीं पता एयर फ़ोर्स में था या नहीं था। मुझे थल सेना का मैंने सुना है कि थल सेना में अगर आप एक गोली भी चला रहे हो तो उसका भी हिसाब सरकार को देना होता था। हालाँकि ये चीज़ अभी नहीं है। हाँ। तो ये चीज़ र्यूमर है या नहीं देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें परसेप्शन पे चलती हैं जी। और गोली का हिसाब तो तब भी था और आज भी रखा जाता है। जी, जी। भले कोई माँगे या ना माँगे, जी। लेकिन जो सिस्टम है वो हर चीज़ का हिसाब रखता है। जी। लेकिन जो बात आप कहना चाहते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि जो एक तरह की प्रतिबंधित कार्रवाई जी। करने की जो बात रहती थी, जी। उसमें ज़रूर बदलाव आया है। जी। आज के समय में थोड़ा फ्रीनेस ज़्यादा है। आर्म्ड फोर्सेस को एक फ्री हैंड दिया जाता है, चाहे वो हमारा जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस टाइम चाहे पे भी ऑपरेशन सिंदूर जी, देख लें। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, तो इसमें एक जो सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया कि आपको टारगेट पता है कि हमें करना क्या है जी। और वो करने के लिए आपको जिस तरह से कार्रवाई करनी हो, आप स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता थोड़ा-सा मनोबल को और अधिक और बढ़ाती अधिक है। बढ़ाती है। जी। जैसे कि अच्छा अगर आपकी पर्सनली मैं बात करूँ, तो आपका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन-सा है कि 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई या 99 की लड़ाई या कोई ऐसा लड़ाई या ऐसा कोई वॉरफेयर जो आपको इंस्पायर करता हो? देखिए चूँकि 65 और 71 की लड़ाई के विषय में तो हमने सिर्फ़ पढ़ा है और जाना जी। है। लेकिन 99 में जो कारगिल युद्ध था, कारगिल युद्ध के हर नायक के विषय में हमको जानकारी है जी। कि किसने किस तरह से डट कर मुकाबला किया। जैसे कि आपने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए जी। ठिकानों को तबाह किया। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? चाइनीज़ माल है, नहीं चल पाया? बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं और उसके अलावा हमारे यहाँ की जो उन्नत तकनीक और उनको उनके पीछे काम करने वाले लोग, जी। जिस प्रकार से उन्होंने डॉज़ किया है उनके उस एयर डिफेंस सिस्टम को वो तो उन्हीं को पता है कि हमने किस तरह से आघात दिया है। जी, जी। लेकिन वो साथ उनका जो चाइना का जो HQ-9 जो जी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, जी। उसको भी नष्ट किया गया जी। और साथ ही साथ उन सातों उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको तबाह किया गया। तो सर अब थोड़ा-सा हट के मिलिट्री आर्मी से थोड़ा-सा हट के बात करते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत दर्दनाक घटना सामने आई थी अहमदाबाद प्लेन क्रैश। जी, जी। तो सर वो क्यों हुआ? क्यों अगर उसमें किसकी गलती मानी जा सकती है? जो ग्राउंड स्टाफ था उसने लापरवाही बरती या पायलट का कुछ फेलियर रहा? देखिए आर्यन अभी तो उसकी जाँच चल रही है। जी। उसकी एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई है, प्राथमिक रिपोर्ट आई है। उसमें कुछ चीज़ें निकल कर के आई हैं। लेकिन उनके आधार पे अभी हम किसी को ब्लेम नहीं कर नहीं सकते कर और नहीं सकते। करना चाहिए क्योंकि जी। जब तक वो रिपोर्ट पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाती, जी। तब तक हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पर भी देखता रहता हूँ और कई लोगों से सुनता रहता हूँ, बहुत से जो पायलट्स कम्युनिटी के लोग हैं, जो पुराने जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट रहे हैं और जी। रिटायर होकर के, उन्होंने भी चैनलों पे अपने-अपने माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कही हैं। जी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि साक्ष्यों के आधार पर जो जाँच एजेंसियाँ हैं, जब वो सत्यता को सामने ले आएँगी, तो वही चीज़ देश के लिए भी हितकर होगी और एयरलाइंस के लिए भी हितकर होगी और हम सभी के लिए हितकर होगी। बाकी रही बात ये कि उस एयरक्राफ्ट में देखिए एक एयरक्राफ्ट जो करीब 1100 ड्रीमलाइनर पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं जी।
और हमारे देश में भी उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है जी। जो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जहाज भी 2011 से ऑपरेट कर रहा था, करीब 14 साल से ऑपरेट कर रहा था और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। एक एयरक्राफ्ट जब स्टार्टअप किया जाता है तो प्री स्टार्ट चेक्स होते हैं, प्री स्टार्ट चेक्स के बाद में स्टार्टिंग के समय भी चेक्स होते हैं और वो चेक्स केवल किए नहीं जाते, मुंह से बोले भी जाते हैं, वो रिकॉर्ड होते रहते हैं। जी, जी। और वहां से फिर एयरक्राफ्ट टैक्सी आउट हुआ, लाइनअप हुआ, ओके। लाइनअप होने के बाद उसको टेक ऑफ की टेक ऑफ परमिशन की मिली, परमिशन। फिर वहां से रोल करना शुरू किया। जो V1 स्पीड होती है जहां से गो एंड नो गो कि जी। मतलब पायलट डिसीजन ले सकता है कि मैं टेक ऑफ करूं या अबॉर्ट करूं, जी। वहां तक भी कोई समस्या नहीं थी, ओके। नहीं तो पायलट अबॉर्ट कर देते। जी। चूंकि वहां तक कोई समस्या नहीं थी कि सारे पैरामीटर्स ठीक थे, दोनों इंजन परफेक्टली काम कर रहे थे। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ब्लैक बॉक्स भी उसी को बोला जाता है? उसी को बोला जाता है, अच्छा, इसको ब्लैक बॉक्स ही बोला जाता जी, है। जी। तो ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जी। इसमें पायलट्स जो भी बात, कॉकपिट के अंदर कोई भी बात होगी, कोई भी आवाज आएगी, वो रिकॉर्ड होगी। ओके। इवन यहां तक बताया जा रहा है कि जो स्विच शिफ्ट हुआ है तो उसकी क्लिक की साउंड भी शायद उसमें आई है। ओके। तो उस क्लिक की साउंड के कुछ सेकंड बाद ही को पायलट ने मेन पायलट से पूछा कि आपने कट ऑफ क्यों किया, स्विच ऑफ क्यों किया। ये को पायलट ने मेन पायलट से को पायलट ने मेन पायलट से पूछा है। तो ऐसा प्रतीत होता है, लगता है कि वो चीज को पायलट को मेन महसूस पायलट हुआ होगा